से भी अगर हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य अगर बहुत अच्छा हो तो हम उस माध्यम से, साधन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कौटिल्य जो भारतीय परंपरा में रहे हैं, एक समय के बाद उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि राजनीति में साम दाम दंड भेद चल सकता है, चलना चाहिए अगर हमारा साध्य कोई बहुत बड़ा और विशाल हो, जो कि समग्र राष्ट्र के हित में हो, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं और ये हो सकता है। लेकिन गांधी जी बिल्कुल इन परंपराओं से अलग हटते हैं। उनका मानना है कि साधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और साध्य के बारे में लगभग जितने भी राजकीय विचारक हैं वो सहमत होते हैं कि जैसे क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का शोषण न होना चाहिए, आर्थिक शोषण न हो, सामाजिक शोषण न हो। लेकिन ये साध्य लगभग सभी राजनीतिक विचार मानते हैं। लेकिन साधन क्या हो, हिंसा होना चाहिए अथवा अहिंसा के माध्यम से होना चाहिए, इस पर दो विभाजन हमारे सामने होता है, जिसमें एक गांधी का एक चिंतक उस श्रेणी में आते हैं जिसमें कि वो साधन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, वो साधन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। साध्य उनका मानना ऐसा है कि अगर साधन पवित्र हो तो साध्य अपने आप उस हिसाब से हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, ये गांधी जी का मानना था। अगर हमारे साधन शुद्ध हों तो हम उस हिसाब से साध्य भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि गांधी मूलतः ये विचार गीता के जो विचार हैं, जो उसके दर्शन है, उसके नज़दीक उससे वो ग्रहण करते हैं और उसी का पालन राजनीति में भी करना चाहते हैं। साधन साध्य की इस चर्चा के बाद जो महत्वपूर्ण तत्व गांधी के राजनीतिक चिंतन में है वो सत्य और अहिंसा का है। जैसा कि हम पहले समझ चुके कि सत्य और अहिंसा एक ऐसा विचार था जो राजनीति में माना जाता है कि ये धर्म का विषय है, ये दार्शनिक बातें हैं, राजनीति में इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन गांधी एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि सत्य और अहिंसा के आधार पर एक आधुनिक समय में एक बहुत बड़ी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, और साथ साथ भारत में भी एक नए किस्म के राष्ट्रवाद को जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था उसको उन्होंने विकसित करने की चेष्टा की। तो सत्य और अहिंसा ये दो मूल्य अगर हम राजनीतिक चिंतकों की परंपरा में देखें तो एक विको जो पश्चिमी चिंतक थे उन्होंने इस दोनों के जुड़ाव को अपने लेखन में स्पष्ट किया। लेकिन गांधी एक कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट रूप में इन विचारों को नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो उसको एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक स्वरूप देने की उन्होंने कोशिश की है। एक चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकार और कर्तव्य का है, इस पर गांधी जी के विचार बिल्कुल साफ हैं और ये दूसरे चिंतकों से काफ़ी अलग हट करके अपने विचार रखते हैं। आज भी हम देखते हैं कि एक राइट बेस्ड अप्रोच, कि एक अधिकार आधारित जो एक हमारा अभिगम है, ये एक उदारवादी पूंजीवादी समाज में और ख़ास करके उदारवादी पूंजीवाद की जो एक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन गांधी का ऐसा मानना था कि अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जब मानव अधिकार का घोषणा पत्र का एक ड्राफ्ट गांधी जी के सामने रखा गया 1945 के करीब, और उस पर उनको कहा गया कि आप अपनी टिप्पणी कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि घोषणा पत्र अधिकारों से न शुरू होकर अच्छा हो कि कर्तव्यों से, मनुष्यों के कर्तव्य क्या है इससे शुरू हो। और उनके ही शब्दों में कि अगर व्यक्ति कर्तव्य करे तो उसको अपने आप ही सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें गांधी जी के का जो ये विचार है राजनीतिक चिंतन का, वो इससे ये फलितार्थ होता है कि अधिक कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिकार अपने आप स्वयं ही आ जाते हैं। अगर कर्तव्य करता रहे व्यक्ति, उनके जो भी सामाजिक कर्तव्य हैं अथवा जो उनके एक नागरिक के रूप में जो कर्तव्य है, तो उसको अधिकार स्वयं मिल जाते हैं और उसके लिए किसी मांग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यह अधिकार उन्हें किसी राज्य से दिया जाए, किसी व्यवस्था से दिया जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण जो एक डिपार्चर हम देख सकते हैं कि गांधी जी का जो राजनीतिक विचार है वो दूसरे राजनीतिक चिंतकों के विचारों से काफ़ी अलग है। दूसरी चीज़ जो गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में हम पाते हैं, जो कि दूसरे राजनीतिक चिंतकों में बड़ा कम देखने को मिलता है अथवा बहुत विशिष्ट रूप से गांधी जी के विचारों में, राजनीतिक विचारों में हमारे सामने है, वो ये है कि रचना और संघर्ष। हम देखें तो कोई भी राजनीतिक चिंतक, या वो एब्स्ट्रैक्ट थियोरी के बनाने वाले हों अथवा वो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशंस है उसमें जब वो आते हैं, तो उनको एक चीज़ उनके सामने एक चीज़ होती है कि वो रचना के लिए राजनीति कर रहे हैं या संघर्ष के लिए कर रहे हैं।
एक कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं अथवा एक रेसिस्टेंस के लिए वो राजनीति करना चाहते हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचारों का जो एक सबसे प्रभावशाली तत्व है वो ये है कि वो रचना और संघर्ष, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं मानते हैं, और रचना और संघर्ष दोनों ही उनके राजनीतिक चिंतन में और उनके कार्यकलापों में बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखता है। अब गांधी जी जब रचना की बात करते हैं तब हमारे समक्ष अब थोड़ा विश्लेषण ऐतिहासिक आवश्यक हो जाता है। 1893 से लेकर के 1915 गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समक्ष अपनी मांगें रखी और भारतीयों के हितों की बात उन्होंने की। और हम जानते हैं कि सत्याग्रह का जो विचार था वो गांधी जी 1906 में जब उनका वे विकसित, बड़ी शुरुआती अवस्था में विकसित उन्होंने की, और एक अहिंसा और सत्य के आधार पर उन्होंने एक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध के रूप में अहिंसा का प्रयोग, ये गांधी जी के विचारों में दक्षिण अफ्रीका में हम देखते हैं। दूसरी चीज़ कि वहाँ भी उन्होंने जो भारतीय समुदाय थे उसको इकट्ठा करने और उसमें एक पहचान, एक आइडेंटिटी की, एक भारतीय के रूप में एक आइडेंटिटी, और उसको उन्होंने एक विकसित करने की कोशिश की। जो दक्षिण अफ्रीका में उनके फोनिक्स सेटलमेंट थे या बाद में टॉलस्टॉय फॉर्म में जो उन्होंने प्रयोग किए, वो भारतीयों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए और उनके अंदर एक राष्ट्रवादी चेतना लाई जाए, इसका एक उनका सारा प्रयास था। तो रचना और संघर्ष, ये दोनों चीज़ें शुरुआत से गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में और उनके क्रियाकलापों में दिखता है। इंडियन ओपिनियन जो उनका एक मुखपत्र था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें उन्होंने बार बार दोनों ही चीज़ें रखी। रचना के लिए भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे उनमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए, एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है, इन चीज़ों की हम जानकारी उसमें से प्राप्त करते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सत्याग्रह के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, सत्याग्रह को कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसका एक तत्व इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में हमें दिखता है। तो ये दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही रचना और संघर्ष, ये चीज़ें गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का, उनके विचारों का, उनके क्रियाकलापों का केंद्र रहा है। अब एक शास्त्रीय रूप में और एक चिंतक के रूप में हम गांधी जी की रचना के परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी ने जब अपनी रचना की बात की कि किस प्रकार की समाज और किस प्रकार का राजनीति होना चाहिए और उसका स्वरूप क्या होगा, तब इस पर उन्होंने पश्चिमी खास करके जो राजनीतिक विचार थे उसकी एक तीव्र आलोचना प्रस्तुत की है। और इस आलोचना के केंद्र में स्वभावतः चूँकि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोकतंत्र एक बड़ा महत्वपूर्ण जो एक विमर्श था, इस पर गांधी जी ने अपनी एक बड़ी सटीक टिप्पणी की। और ख़ास करके जो संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है, इस पर उन्होंने काफ़ी उसकी आलोचना भी की। उनके ही शब्दों में कि जो आधुनिक लोकतंत्र है वो एक डाइल्यूटेड नाजिज्म एंड फासिज्म है। और इसका कारण ये है कि उन्होंने माना कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या लोक प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था दूसरे जो राजनीतिक तंत्र हैं देखने में ऐसा लगता है कि बहुत समानता हो, लेकिन गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए ऐसा कहा कि संसदीय, अगर हम उनके हिंद स्वराज को महत्वपूर्ण जो उनकी एक पुस्तक है जो 1909 में उन्होंने लिखी, और उन्होंने एक पूरा एक चैप्टर उन्होंने उस पर लिखा पार्लियामेंट, संसद करके, और उसमें ऐसे बताया कि जो संसद है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बातचीत करने की एक जगह है, शौकीन लोग यहाँ अपनी बातचीत करते हैं, संसद किसी भी प्रकार का लोगों के कल्याण की कोई बात नहीं करता है। और तो उन्होंने अपनी टिप्पणी में एक बांझ बेश्या शब्द का भी प्रयोग किया, जिस पर एक महिला ने जब आपत्ति की तो अपने नेक्स्ट एडिशन में उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हम थोड़ा ऐसा लिखना अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन कंसेप्ट के रूप में कि संसद से कोई बहुत कल्याणकारी बातें हो सकती हो और ये समाज और लोगों के हित में हो, इस तरह की बातें। चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का उनका अपना अनुभव था, जब वो ब्रिटेन में थे, जब वो 3 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाई की थी, और बाद में जब वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश संसद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक संसदीय लोकतंत्र की ज़बरदस्त आलोचना प्रस्तुत की, और उनकी ये आलोचना मूलतः लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी उसके साथ काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो संसदीय लोकतंत्र की आलोचना एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में हम देखते हैं।
दूसरी चीज़ की जैसे कि हम राज्य के बारे में हमारे विचार हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है और गांधी जी ने ऐसा माना कि राज्य जो है वो हिंसा का संगठित रूप है, कंसंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये गांधी जी का ही वर्ड है जो कि उन्होंने यूज़ किया कि भारत में अथवा दूसरे कहीं भी देश में जिसे हम राज्य के रूप में जानते हैं वह एक संगठित हिंसा का रूप है। ये संगठित हिंसा इसलिए है क्योंकि राज्य की शक्ति काफ़ी अधिक है और चूंकि गांधी ऐसा मानते थे कि व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर राज्य की शक्ति बढ़ती चली जाए तो व्यक्ति का जो अपनी उसकी सार्वभौमिकता है, जो उसकी सॉवरेंटी है, उस पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। तो गांधी राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को एक बड़े खतरे की दृष्टि से देखते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य की शक्ति बड़ी कम हो और व्यक्ति स्वयं राज्य के जो मामले हैं, जो राज्य की जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करे, भाग ले और उसको परिवर्तित करने की चेष्टा करे। तो राज्य खास करके जो ये सिद्धांत था उनका कि राज्य जो है वो एक संगठित हिंसा का रूप है और राज्य की जो संकल्पना है उसमें खास करके जो शासन तंत्र की जो संकल्पना है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भूमिका क्या हो ये भी उन्होंने अपने सामने रखा और उनका विचार था कि वह सरकार ज़्यादा अच्छी है जो कम से कम शासन करे। दैट गवर्नमेंट इज़ गुड विट गवर्न्स लिस्ट। ये विचार मूलतः उन्हें टॉल्स्टॉय और थोरो से लिया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि अराजकतावादी दर्शन जो एक एनार्किस्ट व्यू जो पॉलिटिकल साइंस में है वो उसके काफ़ी करीब गांधी जी आ जाते हैं कि उनका ये दृष्टिकोण होता है कि वह राज्य ज़्यादा अच्छा है जो कम से कम शासन करता है। राज्य एक नेसेसरी इवल, एक आवश्यक बुराई के रूप में जो एक परंपरा हमारे राजनीति शास्त्र में रही है उसको गांधी जी काफ़ी कुछ हद तक उसके करीब हमें दिखते हैं। दूसरी चीज़ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत शक्ति का है, पावर। हम जानते हैं कि शक्ति का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो हम मानते हैं कि जो पहला व्यक्ति है उसके अंदर उसके पास शक्ति है। तो गांधी जी इस शक्ति की अवधारणा जो खास करके राज्य की शक्ति की अवधारणा को एक गंभीर चुनौती देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि शक्ति राज्य में निहित नहीं है। हमारे राजनीति शास्त्र में हम जानते हैं कि किस प्रकार राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए यह विमर्श रहा है और यह तर्क रहा है और इन तर्कों के आधार पर राज्य को अधिक से अधिक सत्ता दी जाए तभी नागरिक की भलाई हो सकती है, यह भी विचार रहा है। गांधी जी बिल्कुल इसके विपरीत ऐसा मानते हैं कि सत्ता और शक्ति ये दोनों व्यक्ति में निहित है, न कि राज्य में निहित है। इसलिए व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गांधी जी दर्शन में चाहे उनके जो भी विचार रहे हों सामाजिक अथवा आर्थिक अथवा राजनीतिक, व्यक्ति केंद्र स्थान पर है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संप्रभुता, सोवरेंटी, सार्वभौमिकता ये चीज़ें व्यक्ति में निहित और शक्ति के जो दो महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत हैं जिसे हम एक को मोनोलिथिक कंसेप्ट ऑफ पावर की शक्ति एक जगह केंद्रित होती है और उसके बाद उसका एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वो नीचे तक लोगों तक पहुंचती है। और दूसरा एक प्लुरलिस्ट थ्योरी है जो ये मानता है कि शक्ति राज्य में निहित नहीं है बल्कि वह लोगों में निहित है और लोगों ही उस शक्ति को अंत में राज्य को समर्पित कर देते हैं। तो गांधी जी इस शक्ति को राज्य को समर्पित करने के लिए नहीं कहते हैं। उनका ऐसा मानना है, उनके राजनीतिक चिंतन में ये शक्ति से लोग स्वयं को ही व्यवस्थित करें, समुदाय के रूप में उसको अपने आप को संगठित करें और राज्य इस तरह से धीमे धीमे अगर व्यक्ति ऐसा करना शुरू करे तो राज्य की अंत में कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में एक अराजकतावादी तत्व जो एक एनार्किस्ट व्यू है वो काफ़ी उभर करके हमारे सामने आता है। गांधी जी में अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति की भूमिका क्या है और व्यक्ति के बारे में उनके क्या विचार थे। अगर हम हॉब्स को देखें, रूसो को देखें, लॉस्की को देखें तो हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव वस्तुतः क्या है, इसी आधार पर वह एक राजनीतिक चिंतन विकसित करते हैं। गांधी भी व्यक्ति का एक विश्लेषण करते हैं जो बहुत हद तक उनका अपना है और वो मानते हैं कि व्यक्ति जैसा दूसरे राजनीतिक लोगों का मानना था कि स्वभावतः बुरा है, गांधी जी ने ऐसा नहीं माना। वो स्वभाव तो बहुत अच्छा है जो दूसरी परंपरा राजनीति शास्त्र में रही है, गांधी उसको भी नहीं स्वीकार करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही है, लेकिन मूल रूप से, और ये गांधी जी का मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि मूल रूप से व्यक्ति जो है एक नैतिक है, व्यक्ति के अंदर नैतिकता है और इस नैतिकता को विकसित किया जा सकता है। ये गांधी के राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति विचार जो है वो ये कि ह्यूमन बीइंग देयर इज़
mixture of good and evil in human being, and human being can be perfected. That means the perfectibility of the human being. ये जो आइडिया गांधी जी का है वो उनका एक बड़ा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल थियोरी में हम मान सकते हैं, और इस आधार पे उनकी पूरी जो हम आगे जो हम उनके राजनीतिक क्रियाकलापों में अथवा उनकी जो एक राजनीतिक चिंतन में जो परिलक्षित होती है उसका एक आधार ये है कि ह्यूमन बीइंग अगर बुरा भी है तो उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं और उसमें उनके परफेक्ट होने की, उनके परिष्करण की पूरी संभावना है। दूसरे बिल्कुल स्टैटिक रूप में कि ह्यूमन बीइंग बुरा ही है जैसा रूसो ने कहा, अथवा ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा ही है जैसा दूसरे राजनीतिक चिंतकों ने कहा, ऐसा कोई एक क्लियर कट गांधी जी न मानते हुए वो एक दोनों का मिश्रण है। और मिश्रण होने के साथ साथ अगर बुरा होता है तो परिस्थितियों के कारण होता है, लेकिन स्वभावतः बाय नेचर ह्यूमन बीइंग इज मॉरल, वो एक नैतिक व्यक्ति है और उसके नैतिकता को जागृत किया जा सकता है, उसके नैतिक मूल्यों को आगे विकसित किया जा सकता है। ये केंद्र में गांधी जी का जो व्यक्ति विचार है वो उनके राजनीतिक क्रियाकलापों और राजनीतिक चिंतन को एक नया रूप देता है। तो हम देखते हैं कि जब गांधी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो एक नैतिक व्यक्ति है, तो वो दो चीज़ की डिमांड फिर लोगों से करते हैं। एक तो आत्मशुद्धि और दूसरा जो उनका एक तत्व है कि आत्म शुद्धि के साथ साथ आत्म विश्लेषण, कि व्यक्ति को विश्लेषित करना चाहिए स्वयं का कि वो क्या कर रहा है, और दूसरा अगर शुद्धि की तरफ, प्यूरिफिकेशन की तरफ उसको जाना चाहिए। खास करके राजनीतिक चिंतन में राघवन अय्यर जो एक बहुत बड़े गांधी जी के राजनीतिक चिंतकों के अध्येता है, उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय स्थान है व्यक्ति विचार में, और इससे ही उनकी जितनी भी हम विचार को आगे देखेंगे उसको समझने में उससे मदद मिलती है। अब अगर हम देखें कि अगर व्यक्ति का ये विचार है, व्यक्ति के बारे में गांधी जी का ये विचार है, तो फिर समाज के बारे में और राजनीतिक स्वरूप क्या हो सकता है, अहिंसा और सत्य के आधार पर उनका क्या मानना था। गांधी मूलतः विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था के रूप में मानते हैं कि समाज में विकेंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सिर्फ विकेंद्रीकरण जो है वह राजनीतिक ही ना हो बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण। उनका ये भी मानना है कि आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर देने से काम नहीं हो सकता है, न सिर्फ आर्थिक विकेंद्रीकरण करने से न काम हो सकता है, बल्कि दोनों एक साथ साथ चले तभी हम विकेंद्रीकरण का सही अर्थ समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं।